प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने आज फिर इंदिया दिया है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें एक बार फिर बढ़ सकती हैं। उन्होंने कहा कि आलमी मंडी में कीमतें बढ़ रही हैं और हम पर भी बहुत दबाव है। हम जिस तरह से सूरत हाल को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं वो अब नहीं कर पा रहे हैं और अब जुमे को जब कीमतें रिवाइज़ होनी हैं तो इसमें फिर रद्दोबदल किया जाएगा। मतलब ये कि इजाफा हो सकता है। अब वज़ीर-ए-आज़म साहब ने यह भी कहा है कि जो हमारा हफ्तावार तेल का जो खर्च था पहले जंग से पहले वो $300 मिलियन का था, मगर अब वो बढ़कर $800 मिलियन का हो गया है। अब ज़ाहिर है वज़ीर-ए-आज़म साहब कह रहे हैं कि हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ गया है, जो कि बड़ी एक कंसर्न की बात है। पाकिस्तान के लिए बजट आने वाला है, हमारे इंपोर्ट बिल का बढ़ जाना और बैलेंस ऑफ पेमेंट का डिस्टर्ब हो जाना ये प्रॉब्लम है। लेकिन एक सवाल ये भी पैदा होता है कि ये 300 मिलियन से 800 मिलियन कैसे हो गया हमारा तेल का खर्च, क्योंकि एक तेल की कीमतें तो बहरहाल 3 गुना नहीं बढ़ी लेकिन खर्च 3 गुना बढ़ गया है। तो क्या तेल की खपत बढ़ गई है? क्या तेल ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है? ये एक अपने तौर पर एक सवाल है। फिर एक और स्टोरी जो आज अखबार में छपी है वो ये कि 8 बजे बाजार बंद करने से उल्टा कारोबारी सरगर्मियां मुतासर हुई हैं और उसमें 100 अरब का कारोबार कम हुआ है। ये एक अलहदा इसका पहलू है इस सारी सूरत हाल को देखने का कि हम अगर एक तरफ से तेल को बचाने की कोशिश कर रहे हैं तो दूसरी तरफ से कारोबारी सरगर्मियां नहीं हो रही। कारोबारी सरगर्मियां कम होंगी तो जाहिर है FBR को टैक्स कलेक्शन कम होगी। टैक्स कलेक्शन की शॉर्टफॉल पहले ही 611 अरब रुपए की है। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। आप एक जगह से इसको हल करने की कोशिश करते हैं तो दूसरी जगह से वो प्रॉब्लम खुलकर सामने आ जाता है। इस सारे मामले का हल क्या है? दूसरी बात जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फिर अपनी सियासी सरगर्मियों को तेज करने की कोशिश कर रही है। हालिमा खान साहबा ने फिर कहा है कि 10,000 लोग अडियाला पहुंचा करें मंगल को। इससे पहले भी वो 10,000 लोगों के आने का कह चुकी हैं। कल फिर उन्होंने कहा कि 10,000 लोग आए, 10,000 कारकुनान पहुंचे। पहले भी जब उन्होंने कॉल दी थी तो शायद 500-600 लोग आए थे। अब ये लोग क्यों नहीं आ रहे? ये एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए क्या एक सीरियस चैलेंज बन गया है। यानी बैरिस्टर गौहर के कहने पर तो नहीं आ रहे लेकिन हलीमा खान के कहने पर भी नहीं आ रहे। तो ये क्यों हो रहा है, इस पर भी बात करते हैं। फिर आज एक स्टोरी अंसार अब्बासी साहब ने भी दी है। वो कहते हैं कि जजेस का जो तबादला हुआ है उसमें 2 जजेस का तबादला इसलिए रोक लिया गया कि पीपल्स पार्टी का बहुत दबाव था। यानी पीपल्स पार्टी के कहने पर 2 जजेस का तबादला नहीं हुआ। ये क्या कहानी है, जरा इस पर भी बात करेंगे। और आज आमिर असराना साहब ने भी एक ट्वीट की हुई है पीपल्स पार्टी के हवाले से कि सदर आसिफ अली जरदारी का क्या करने वाले हैं, क्या होने वाला है, बस देखते जाएं और बस। तो आमिर असराना साहब क्या कहने का क्या मतलब है ये उन्हीं से जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं आमिर असराना साहब, बहुत शुक्रिया। आमिर साहब खुश आमदीद। मेरे साथ प्रोग्राम में सेनेटर ऑन अब्बास बप्पी साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब, खुश आमदीद। शैला रजा साहब हमें ज्वाइन करेंगी, MNA हैं, पीपल्स पार्टी के रहनुमा। मैं सबको खुश आमदीद कहूँगा। ऑन अब्बास साहब, ये एक चैलेंजिंग सूरत हाल है और हुकूमत एक मुश्किल में पड़ी हुई है आलमी जंग की वजह से। इसकी जिम्मेदार हुकूमत समझती है कि वो नहीं है, बल्कि ज़ाहिर आलमी मंडी में एक चीज़ है तो उसका एक इम्पैक्ट आ रहा है। आप जब भी तेल की कीमतें बढ़ती हैं उस पर एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक रद्दमल जारी कर देती है, कीमतों को मुस्तरद कर देती है, हुकूमत की मजम्मत करती है, कहती है कि ये नहीं करना चाहिए। क्या करे हुकूमत? हुकूमत तो फंसी हुई है और आलमी मंडी पर इन्हिसार कर रही है। असदुल्ला खान साहब, देखें, ऑपोजिशन का काम तो है क्रिटिसिज्म करना, पॉजिटिव क्रिटिसिज्म करना, और हुकूमत का काम है पॉलिसीज बनाना। और मैं इसको बिला वजह तनकीद बनाए तनकीद नहीं लेना चाहता। कोई चीज अंडरस्टैंडेबल है। जब गवर्नमेंट की निगोसिएशंस हो रही थी और पाकिस्तान की गवर्नमेंट ही काम कर रही थी तो उस वक्त यकीनन जब ईरान और अमेरिका के दरमियान जब बात हो रही थी तेल की कीमतें नीचे आनी शुरू हो गई और वो $90 पे आ गई थी। अब क्योंकि वो थोड़ा डिले आ गया है, अल्टीमेटली मैं भी समझ सकता हूँ कि आज इंटरनेशनल ट्रेड जो है ना, तेल की कीमत तो $110 या $112 पर पहुंच चुकी है। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं पे थोड़े से लूप होल्स भी मौजूद हैं। हमें इनिशियली जब बताया गया था कि गवर्नमेंट नॉर्मली 40 दिन का स्टॉक अपने पास मेंटेन करती है। जब ये आखिरी दफा ईरानी फॉरेन मिनिस्टर आए थे उस वक्त $90 पे आया था, तो मैं एज एन कॉमन लेमैन के तौर पे सोच रहा था कि अगर मैं जिस तरह कमोडिटी खरीदता हूँ या मैं अगर कभी बाइंग करनी हो, चीजें जब सस्ती हो जाती है, जैसे गंदम का सीजन आता है तो लोग अपने घरों में गंदम स्टॉक कर लेते हैं, तो क्या गवर्नमेंट के पास ऐसी कैपेसिटी नहीं है कि अब $90 के ऊपर वो थोड़ा हैजिंग कर ले और जहां 40 डेज का स्टॉक है उसको 60 डेज या 75 डेज पे ले जाए? तो आई एम श्योर कि शायद गवर्नमेंट इतना दूर नहीं सोच पा रही थी। आपको सऊदी अरब से अगर $5 अरब के रिजर्व्स मिल गए थे तो गवर्नमेंट उस वक्त 90 जब डॉलर के ऊपर कीमत खड़ी थी, इंटरनेशनल कीमत खड़ी, तो उस पर थोड़ी अगर हैजिंग कर लेती तो आज ये शायद इश्यूज ना आते। बट आई कैन अंडरस्टैंड कि गवर्नमेंट शायद इतना दूर प्लान नहीं कर रही होती। हमारी गवर्नमेंट के पास शायद रिसोर्सेज भी होते नहीं है। बट व्हाट एक्चुअली मैटर्स इज कि जब आप कीमतें बढ़ाते हैं, साथ के साथ बढ़ाते हैं, उसकी वजह से ये बहुत आसान है कि जी हमने मार्केटें बंद कर दी हैं, ट्रांसपोर्ट नहीं
चल पा रही है, 8-9 बजे के बाद आपको मोटरवे पे ट्रांसपोर्ट नजर नहीं आती, या आपने कीमतें, उसकी वजह से आपकी ओवरऑल जो इकोनॉमिक सर्कल, हकीकत में ये पूरा आपका साइकिल ही स्लो हो जाएगा आपका। इससे पूरा देखिए, तेल की कीमत बढ़ने से क्या होगा, आपकी तेल बढ़ेगी, आपकी फर्टिलाइजर की प्राइसेस बढ़ जाएंगी, आपको जो इस वक्त आपके जो मार्केट्स में नई क्रॉप आपकी आ चुकी है, अब ये जानना है कि आपने चावल की काश्त करनी है, उसके लिए आपको रोटावेटर्स, उसके जो एग्रीकल्चर इनपुट्स हैं उस पर खर्चे बढ़ जाएंगे। हकीकत ये है कि आपका पूरा इकोनॉमिक साइकिल अंडर प्रेशर आएगा। इस गवर्नमेंट को थोड़ा अपनी तरजीहात को क्लियर करना पड़ेगा। क्या आपने ऑयल के जो डिपोज हैं, जो आपकी स्टॉक की कैपेसिटी, क्या आपने उसको बढ़ाया? क्या आपने इंटरनेशनल हैजिंग की है? क्या आपने सोचा कि आपने किस, ये गवर्नमेंट को सोचना है। ये मैंने एज एन ऑपोजिशन नहीं सोचना, मैंने तो ये आपको बताना है कि हजूर ये गलत होने वाला है। तरीका क्या, तो जब आप 50 रुपए या 100 रुपए कीमत कम करते हैं और आप अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं देखें जी मैंने कीमत कर दी, वो आपने नहीं की, वो इंटरनेशनल कम होती है। तो जब बढ़ती है, फिर जब आप वो क्रेडिट लेते हैं, तो ये डिस्क्रेडिट लेना भी आपका फर्ज बनता है कि आप देखें कि लोगों की जिंदगी पे जो एक नेगेटिव इंपैक्ट है वो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर जिंदगी में सब कुछ ही पाकिस्तान की डिप्लोमेसी पे खड़ा है, डिप्लोमेसी होगी, सस्ता होगा तो वाजिबा, लेकिन डिप्लोमेसी कामयाब अगर नहीं हो पाती किसी भी वजह से, नो नेगेटिव क्रिटिसिज्म ऑन दैट वन, तो फिर जो इंटरनेशनल जाएगा उसका वो जो खमियाजा है वो आपके जिम्मे जाएगा। आपको अपने रिजर्व्स बढ़ाने थे, आपको एक्सपोर्ट्स बढ़ानी थी, आपने हैजिंग करनी थी, नहीं कर पाए। पाकिस्तान की इकोनॉमी बैठ चुकी है, यू हैव टू एक्सेप्ट इट। टेक्सटाइल्स आपकी नहीं है, एक्सपोर्ट्स आपकी नहीं है, और अल्लाह माफ करे अब जो रेमिटेंसेस हैं वो भी कम होनी शुरू हुई, क्योंकि अल्टीमेटली जो यूएई और सऊदी में आपका जो पाकिस्तानी काम कर रहा है। और अब्बास साहब, लोग ये सवाल उठा रहे हैं ना कि पाकिस्तान ही सबसे ज्यादा मुतासिर क्यों है, और भी तो ममालिक हैं जो इस जंग से मुतासिर हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ है। लेकिन उसमें एक चीज ये लगती है हमें, आमिर लियाज सराना साहब, के जब IMF के साथ हम एग्रीमेंट कर रहे थे तो हमने उनसे ये तो तय कर लिया कि हम पेट्रोल पर 80 रुपए और डीजल पर 80 रुपए की लेवी लगाएंगे, लेकिन ये तय करते हुए नहीं सोचा कि अगर आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें $100 से ऊपर चली गई तो फिर हम क्या करेंगे। फिर भी क्या हम ये 80-80 रुपए की लेवी लोगों पर लगा सकेंगे और पेट्रोल को 500 रुपए तक पहुंचा सकेंगे? अब तो ऐसा लग रहा है कि 400 रुपए तो ऑलरेडी है, अब ऐसा लग रहा है 55 रुपए की लेवी जो इस वक्त ड्यू है वो लगेगी, और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आलमी मंडी में बढ़ने की वजह से कुछ और बढ़ेंगी, तो ये तो 500 के लगभग चला जाएगा पेट्रोल फी लीटर। लोगों की सकत शायद ये नहीं है। तो IMF के साथ मुआहिदा करते हुए हमने ये नहीं सोचा कि अगर आलमी मंडी में किसी भी वजह से बढ़ गया तो फिर हम 80-80 रुपए की लेवी का क्या करेंगे? कौन साहब जो बात कर रहे थे ना कि रिजर्व्स बढ़ाने की और सब कुछ, जो बीइंग जर्नलिस्ट मुझे पता है कि जो वजीरों ने भी बयानात दिए, और वो हमेशा से, वो इमरान खान साहब की गवर्नमेंट में भी ऐसा ही था कि 23 से 28 दिन तक के रिजर्व्स हैं, जिसमें ऑयल डिपो भी हैं, रिफाइनरियां भी हैं, जितनी OMCs हैं, सबका जो कैपेसिटी है ना गवर्नमेंट उसको काउंट करती है, चाहे वो सरकारी है चाहे वो गैर सरकारी है, PSO है, दूसरे हैं, क्योंकि आपके पास गुंजाइश ही नहीं है। अभी अली परवेज मलिक के 2-3 दिन से कंट्रोवर्सी भी चल रही है। जाहिर है हमारे यहाँ किसी ने भी जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व के हवाले से अगर आपको कुछ और रखना है, क्योंकि जब कतर का बुरहान हुआ था ना सऊदी अरब के साथ, तो तब ये बात पहली दफा सामने आई थी कि कतर अपनी फ्रोजन फूड्स वगैरह के लिए गवादर में जगह बनाना चाह रहा है, तो साथ आई थी कि वो अपनी ऑयल स्टोरेज भी कर ले। और ये मुसद्दिक मलिक साहब के भी बयान आए, पिछले मिनिस्टरों के भी, कि हम इस तरह की स्टोरेज मुख्तलिफ कंपनियों से करेंगे। नहीं हुआ, करना चाहिए। आज दुनिया ने बता दिया कि अगर कोई तब्दीली आएगी कैसे करेंगे, कभी तो हम सारा उसी के ऊपर सोच रहे हैं। आप पेट्रोल के ऊपर जाहिर है कि पैसे तो मैंने खुद देने हैं, आपने भी देने हैं, हर आदमी ने देने हैं। वो रक्षा, मोटरसाइकिल, कार जो भी चला रहा है सब के ऊपर उसकी आ रही है। जो बात करने की है वो ये है कि जी प्राइम मिनिस्टर साहब आप IMF से दोबारा बात करें, लेवी की जो बात आपने कही है कि उसको तो डाउन करवाए ना। जो आलमी कीमत है वो तो असर जाहिर है कि गवर्नमेंट सब्सिडी में सबको नहीं दे सकती, नामुमकिन है। सारी सूबाई हुकूमतों ने, आपने देखा है पंजाब ने, सिंध ने, KP ने भी अनाउंस किया, लेकिन एतराज उन पे आ रहा है कि वो उस तरह सब्सिडी दे नहीं रहे। ऑन साहब बता सकते हैं कि वो कितनी दे रहे हैं, कि जो ट्रांसपोर्टर्स को देनी है, आम आदमी को देनी है। बड़े अच्छे हुआ कि भाई किसी तरीके से लोगों को कंपनसेट किया जाए, कि उधर बराह रास्त आप सब्सिडी पे IMF का इतराज भी आता है। और फिर जो मुख्तलिफ सेगमेंट ऑफ लाइफ है, जैसे अगर बस का है, ट्रक का है, उनके डीजल के लिए आपको कुछ देना है तो वो किया गया। बहरहाल ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने कह दिया, हमने सुन लिया, लेकिन ये काम उन्हीं की जिम्मेदारी है कि वो IMF से डील करें, दोबारा तय करें कि ये जो हमारे ऊपर क्राइसिस आया, आपको 1 महीने का जो उन्होंने दी थी रियायत, उसको मजीद 1 महीने, या जब तक ये वॉर का चल रहा है चक्कर, उसको कम से कम जो लेवी मौजूद है वहां तक रोक लें। आगे बढ़ाने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि फिर तो ये क्वेश्चन है, पहले ही हम नहीं दे सकते। पहले ही लोग पिसे हुए हैं, गरीब आदमी है, अमीर आदमी है, अपनी जरूरत के हिसाब से करता है ना, तो गरीब तो बिल्कुल ही पिस गया है। फिर वो सब चीजें बार बारदारी के ऊपर, हमारे यहाँ तो पता है गवर्नमेंट पैसे भी दे दें
तब भी ट्रांसपोर्टर्स अपनी मनमानी करते हैं, अयाशी करते हैं उसके ऊपर कि जी उनकी तो चांदी हो गई। तो ये चीजें मैकेनिज्म सूबाई हुकूमतों के साथ जिस तरह कोऑर्डिनेशन की गई प्रेसिडेंट जरदारी, लेकिन हमें आमिर साहब ये भी तो पता नहीं है ना कि ये जब क्राइसिस आया तो प्रेसिडेंट जरदारी के पास बैठा के सारे सूबों की मीटिंग की गई, इसीलिए की गई कि ये मैसेज जाना चाहिए कि हम सब एक हैं, इस बहरान में हमारे यहाँ कोई गड़बड़ मौजूद नहीं है। तो ये बहरहाल अब गवर्नमेंट को IMF के साथ नेगोशिएट करना चाहिए, हमें नहीं सुनाना चाहिए। आमिर साहब, क्या हमारे पास ये स्टैट्स हैं कि बाकी सूबों ने जिन्होंने कॉपरेट किया ऑस्टेरिटी मुहिम में कुछ बचत की है, कंट्रीब्यूट किया है वफाक के साथ, पंजाब ने या सिंध ने कितना कंट्रीब्यूशन किया है, कितनी बचत की है, जिससे बार बार प्राइम मिनिस्टर कहते भी हैं कि हम सूबों की मुआवनत से हम जो है वो सब्सिडी दे पा रहे हैं, तो क्या कोई आदाद-ओ-शुमार सामने आए हैं हमारे? नहीं, देखें, ये सूबाई हुकूमतों ने खुद देनी है, और वही मावनत का मतलब ये था कि प्रेसिडेंसी में बिठा के वफाक की अलामत के तौर पे सबसे बात की गई कि देखें पैसे मरकज के पास तो नहीं है ना, सूबे ले जाते हैं, तो जो मुश्किल आ रही है वो भी तो आवाम को आ रही है ना, तो भाई आप कंट्रीब्यूट करें। और सूबों ने उसमें आमन्ना व सदकना कहा कि ठीक है हम कंट्रीब्यूट करते हैं। उसका तरीकाकार बनाया गया ना कि आप अपने अपने सूबे में, जैसे मोटरसाइकिलों की रजिस्ट्रेशन फ्री कर दी गई सारी, मुराद अली शाह की मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, पंजाब की अलग से देखी, आपने भी देखी, हमने भी देखी, और उनके अकाउंट्स बनाए गए कि किस तरीके से उनको पैसे जाएंगे। क्योंकि अगर तो क्वेश्चन हो जाएगा ना जी मेरी बस सर्विस को दे दिया, उसको दे दिया, तो फिर तो गड़बड़ होगी ना। तो वो सवाल तो मुझे कहीं नहीं नजर आया। हाँ, सूबों को इसीलिए ऑन बोर्ड किया कि आप अपने बजट से दें। मैं कल पंजाब की देख रहा था कि उन्होंने मुख्तलिफ महकमों से पैसे मांग लिए हैं कि जो आपके पास बचत में मौजूद है, जाहिर है वो ये भी तो एक इमरजेंसी आई है ना, जो आपने लोगों के लिए पैसे निकालने हैं, कहाँ से निकालने हैं, वो इस तरह ही होगा कि महकमों के बाकी पैसे उधर यूज कर। हाँ, ठीक है, बिल्कुल सही। आपने ऑयल रिफाइनरीज और ऑयल डिपोज की बात की कि वहाँ पर रिजर्व्स मौजूद होते हैं 28 दिन के, लेकिन हमारे यहाँ रिजर्व्स ही नहीं है। अब कल एक स्टोरी ये छपी हुई थी अखबार में कि खालिद मुस्तफ़ा साहब की गालिबन ये खबर थी, उन्होंने कहा कि हुकूमत ये गौर कर रही है कि 10 रुपए की पेट्रोल पर मजीद लेवी लगाई जाए, उससे आप सालाना 200 अरब रुपये और 3 साल में 600 अरब रुपये इकट्ठा करेंगे, और वो 600 अरब रुपए इकट्ठा करके फिर आप स्ट्रेटेजिक रिजर्व जो हैं वो तामीर करेंगे, तो मजीद पेट्रोल पर लेवी। लेकिन शैला रज़ा साहबा, ये जो आप हुकूमत कर रही है पेट्रोलियम की मसनूआत के हवाले से जो पॉलिसी बना रही है, 60 रुपए की, यानी डीजल से आप नहीं लगाएं तो उसी के हिस्से के आप पेट्रोल के ऊपर लगा दें। एक वक्त में तो ऐसा भी आया कि पूरा पेट्रोल के ऊपर ही 160 रुपए की लेवी लगा दी गई डीजल की बजाय। तो आपके ख्याल में इस वक्त हुकूमत की पॉलिसीज ठीक हैं पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से? देखिए, मैं एक बात कहना चाहती हूँ, और वो ये कि चारों सूबों के वज़राए आला बिठाए गए, जैसे आपने भी बात की, और उनके सामने पूरी एक जो सूरत हाल है वो रखी गई, जिससे हम बिल्कुल भी बहुत सी हद तक वाकिफ नहीं है। एक अपने तौर पर हम बात कर लेते हैं, लेकिन जो सूरत हाल है और उसको देखने के बाद मैंने चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह को सुना था काफ़ी दिन पहले, उन्होंने कहा कि हमने मतलब पीपल्स पार्टी ने कुछ चीज़ों पे ऑब्जेक्शंस भी दिए, बाकी वज़राए आला को इस पे ऑब्जेक्शंस नहीं थे, और इस तरह हमारी कोई बात अगर होती भी है तो वो फिर जाहिर है कि अगर सब एक साथ नहीं है और जिस अक्सरियती वोट या सपोर्ट जिसके पास है वहीं से फिर वो बात हो जाती है। तो ये हुआ, तो मैं नहीं समझती कि अगर चलिए सिंध और बलूचिस्तान के वजीर आला जो कि पीपल्स पार्टी के हैं, तो केपी और पंजाब के हुकूमत से ही है, तो केपी के वज़ीर आला की तरफ से ऐसी बात नहीं आई, उन्होंने कहा नहीं सब सही है। तो अब इस सूरत हाल में ये तो हम सभी को पता है कि जब जंग होती है तो वही बात है कि आज अगर लाशें और खून दे रही है तो कल भूख देगी, और हो रहा है जब ये जंग रुक भी जाएगी तो काफी अरसे तक जो कुछ दवाइयां हुई हैं, जो कुछ हुआ है, उनसे जो प्रोडक्शन। शैला साहब, दोनों पहलू है ना, यानी एक तरफ तो हुकूमत की मजबूरियां भी हैं, दूसरी तरफ आवाम भी 500 रुपए लीटर पेट्रोल नहीं अफोर्ड कर सकते ना। लोगों के घरों में भूख जो है वो उसने डेरे डाल लिए हैं। अब आपके ख्याल में दरमियानी रास्ता इसका क्या है? कोई रास्ता है हुकूमत के पास? मैं यही कह रही हूँ कि जंग का नतीजा यही होता है कि शुरू में लाशें और खून, और बाद में जो है वो भूख की जंग शुरू हो चुकी है। बज़ाहिर सब कुछ बेहतर है, लेकिन यही एक वो है जिसकी वजह से लोग बात करते हैं कि दुनिया में जंगें ना हो, और ये तो फिर वो जंग थी कि जो हमारे पड़ोस में अपने सुपर पावर से। तो
इसका हमें खमियाजा तो भुगतना ही होगा। हम तो पहले ही और हम क्या, मतलब दुनिया के तमाम ममालिक जो हैं उसमें रिसेशन है और महंगाई सब फेस कर रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि ज़्यादा गुर्बत है और ज़्यादा मसाइल है, लोगों के पास माशी रिसोर्सेस कहते हैं, ज़राए कहते हैं, नहीं है, तो हमें ये सब सहना पड़ रहा है। और अब इसके साथ साथ जो है वो आप देखें कि बिजली की लोड शेडिंग का भी मसला है और हर चीज एक मसला जी बिल्कुल सही। अब एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन अब ऑन अब्बास साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये भी कहा, एक तो वो जो आमिर लियासानी साहब कह रहे हैं कि अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन है कि केपी हुकूमत ने कितना कोऑपरेट किया है और कितनी सब्सिडी लोगों को दी है और विफाक के साथ कितना सपोर्ट किया है, तो ज़रा अगर आपके पास हो तो आप शेयर कर लीजिएगा। प्लस प्राइम मिनिस्टर साहब ये कह रहे हैं कि हमारा जो हफ्तावार तेल का खर्चा है वो $300 मिलियन था, अब वो $800 मिलियन हो गया है। तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें 3 गुना तो नहीं बढ़ी बहरहाल। तो ये आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है कि ये $800 मिलियन कैसे हो गया हमारा इंपोर्ट बिल तेल का हफ्तावार? अच्छा, असल सब मुझे अंदाजा नहीं कि वैसे ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने कौन सी मैथ्स और कैलकुलेशन की है जिसके मुताबिक ये आपका खर्चा इतना बढ़ गया। देखें, दो चीज वजूहत हुई। एक तो आपका कि फॉरेन एक्सचेंज के जो आपका रेट है जो कि 275 रुपए या 280 रुपए लीटर है, वो शायद बढ़ गया, वो भी नहीं बढ़ा पिछले 2-2.5 महीने में। आपके डॉलर और जो पाक रुपीज की पैरिटी है वो अभी भी 275-280 रुपए, वो भी नहीं बढ़ी। ऑन द अदर साइड आपने गवर्नमेंट के जो एक्सपेंसेस है, जो फ्री लिट पेट्रोल मिलता था गवर्नमेंट के महकमों में, वो आपने सीलिंग भी आधी कर दी है। अगर आप मोटरवेज पे, हाईवेज पे ट्रेवल करें तो लोगों को आपकी नॉर्मल जो एक ट्रांसपोर्ट नजर आती थी, वो अब इतनी ट्रांसपोर्ट भी लोग बिला वजह आप सफर भी नहीं करते। जो पहले 15 दिन के बाद लोग इस्लामाबाद या लाहौर से या कराची से घरों को जाते थे, अब वो नॉर्मली 1 महीने बाद जाते हैं। सो इकोनॉमिक एक्टिविटी जो ट्रेवल के ऊपर थी वो भी कम हो गई। सो मेरे पास ऐसी कोई साइंस या मैथ्स नहीं है ये जस्टिफाई कर सके कि जी प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो फिगर दी है वो कहां से लेके आए। बल्कि मैं तो समझ सकता हूं कि गवर्नमेंट के इस रिएक्शन के बाद वो इकोनॉमिक एक्टिविटी कम हो चुकी होगी। जहां तक जो राणा साहब ने सवाल पूछा है केपी गवर्नमेंट के वाले से, जो मीटिंग हुई थी तो उसमें अल्टीमेटली हर सूबे ने अपना कहा था कि जी हम करेंगे। यकीनन सुबह पंजाब में आपको फ्री जो मेट्रो चलती नजर आ रही है जिसपे जितने लोग भी सफर करते हैं, केपी गवर्नमेंट ने पेशावर में भी यही ट्रांसपोर्ट सर्विस जो इस वक्त जहां चल रही है, क्योंकि वहां पे ये जो मेट्रो का जो मंसूबा है वो पेशावर में केपी गवर्नमेंट में और शहरों में मौजूद ही नहीं। हमारे पास सिर्फ एक मेन मेट्रो लाइन है जो कि पेशावर में मौजूद है, बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में मौजूद नहीं। वहां पे वो भी उसको सब्सिडाइज करके चला रहे। मेरे पास एग्जैक्ट फिगर नहीं है, बट हैविंग सेड दैट, जब फिर केपी गवर्नमेंट से मैंने एक दफा सवाल पूछा सोहेल अफरीदी साहब से या मुजम्मल असलम से, तो उन्होंने साथ ये भी कहा कि जब हम ये चीज तय कर रहे थे फेडरल गवर्नमेंट से, तो हमने साथ ये भी कहा था कि जो एनएफसी अवार्ड में हमारा हिस्सा जो ड्यू है, खास तौर पे सब मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स का, जो मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स के हवाले से वो जितनी फिगर बनती है उस वक्त तकरीबन 800 अरब की फिगर बता रहे थे, वो आप रिलीज करेंगे तो चलेंगे। हमें तो डेवलपमेंट के फंड्स के ऊपर प्रॉब्लम आ रहा है, और खास तौर पे क्योंकि आपको अंदाजा है वहाँ ऑपरेशन चल रहा है, फंड्स की कमी है, तो हमने उनसे मुतालबा किया था कि हमारे फंड्स रिलीज करें ताकि हम अपने अवाम को दे सकें। तो उनका तो अपने इश्यूज अपने मौजूद है। Having said that, आखिरी चीज है करो, गवर्नमेंट्स पॉलिसीज बनाती हैं अगली बेस्ड ऑन देयर फिगर्स के वो प्लान क्या करें। मिसाल के तौर के ऊपर पिछले साल मैंने एक पॉइंट रेस किया था, मैं कहा जी एक जिम्मेदार ने गंदम उगाई, आपने वो गंदम 2200 रुपए 2300 रुपए मन में किसी तरीके से खरीदी क्योंकि गवर्नमेंट बाय नहीं थी। पिछले साल आपने किसान को इतना नुकसान पहुंचाया कि इस साल गंदम नहीं लग सकी। इस वक्त पाकिस्तान में 40 लाख टन गंदम शॉर्टफॉल आ रहा है पूरे पाकिस्तान में। नॉर्मली 3 करोड़ 10 लाख टन की प्रोडक्शन होती है, इस साल 2 करोड़ 70 या 75 लाख टन हुई है। अब उसकी वजह से होगा ये कि इस साल पाकिस्तान में जो आटे का रेट है, मैं आपको दोबारा नोट कर लीजिएगा, 2500 रुपए का थैला 20 किलो या 5000 रुपए मन आटा इस दफा जाके सितंबर अक्टूबर में पाकिस्तान की आवाम ये महंगा आटे खरीदेगी। अब इसमें कोई कहे जी इसमें हमारा क्या कसूर है? सो कसूर ये कि आप स्ट्रैटेजिक डिसीजंस गलत करते हैं। सो मैं जो पहले बात कर रहा था कि गवर्नमेंट को हेजिंग करनी चाहिए तेल के ऊपर या उनको जखायर बनाने चाहिए, ये वो जो स्ट्रैटेजी है गवर्नमेंट ने प्लान करनी, मैंने एज एन ऑपोजिशन प्लान नहीं करनी। आज आप किसान को नुकसान दें, कल किसान गंदम लगाना छोड़ देगा। आज अगर जखीरे नहीं बिल्ड करते या आप हेजिंग 28 दिन से, जैसे राणा साहब ने कहा, इसको 35 दिन 40 दिन 45 दिन पे नहीं ले जाते, अपनी प्रायोरिटीज तय नहीं करते, अल्टीमेटली आपको कहीं ना कहीं ये चीजें मतलब नुकसान देंगी। सो ये गवर्नमेंट का काम है स्ट्रैटेजिक डिसीजंस करना, आज गलत करेगी कल को नुकसान उठाएगी। सो मैं तो पिछले 4 साल यानी कि अप्रैल 10 2022 से लेके आज 1 मई की होने वाली है 2026, 4 साल से हम तो हुकूमत से बाहर है।
1 साल पहले पीडीएम की गवर्नमेंट आई, 1 साल केयर टेकर आया, 2 साल से इनकी गवर्नमेंट है, 4 साल से ये लोग बरसर इक़्तिदार है। अब तो इनकी पॉलिसीज प्लानिंग होनी चाहिए। हम तो सिवाय मतलब जुल्म बर्दाश्त करने के अलावा हमारे पास तो और कुछ भी नहीं है। सो हमसे कोई सवाल नहीं पूछ सकता, हम सिर्फ इनको बता सकते हैं कि देखें आपने स्ट्रैटेजी बनानी है एंड लेट्स सी कि अगर इनमें कोई थोड़ी सैनिटी हो एंड दे कैन प्लान इट, बट आई डाउट इट कि इनमें इतनी कैपेसिटी भी है इस चीजों को आगे प्लान करने की। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। शैला रजा साहिबा, ये 8 बजे बाजार बंद करने की हिकमत अमली आपके ख्याल में सही रही, इसके सही नताइज निकले या गलत? क्योंकि एक ज़ाहिर है एनर्जी तो बची होगी, लेकिन दूसरी तरफ 100 अरब का कारोबार कम हुआ है। आपके ख्याल में ये सही फैसला है हुकूमत जो कर रही है 8 बजे बाजार बंद करने का? देखिए, पाकिस्तान मैं समझती हूँ कि बहुत ही खुशकिस्मत मुल्क है। इतनी देर सूरज रहता है, 6 बजे भी आपके यहाँ पे शाम नहीं होती है, और मैं नहीं समझती कि ये गलत फैसला है। मैं तो चाहती हूँ कि आम दिनों में भी जो है कारोबार शुरू हो जाना चाहिए। खास तौर पर मैं कराची में देखती हूँ 12-1 बजे तक बाजार ही नहीं खुलते। अगर आपको कोई चीज़ सुबह में चाहिए तो आप परेशान रहेंगे कि बाजार जाएं कुछ ले लें। तो मैं तो आम दिनों में इसके खिलाफ हूँ। मैं तो समझती हूँ कि पाकिस्तान में जितनी जल्दी सुबह होती है हमें इतने कारोबार को उसी तरह शुरू करना चाहिए और फिर मगरिब तक बंद कर देना चाहिए। ये तरीका बहुत गलत है। उसमें एक वजह तो ये है कि हमारे यहाँ की खवातीन डिपेंडेंट हैं, बहुत सी जगह निकलती हैं जब उनके शौहर आ जाते हैं। एक वजह ये भी हो सकती है, लेकिन मैं जितना भी अगर मैं जाती हूँ बाहर के मुल्कों में देखती हूँ कि सुबह का मतलब होता है सुबह 1 बजे कहीं नहीं मार्केट खुलती। ये बड़ा गलत है पाकिस्तान में एक सिलसिला। और मैं आप इसको कुछ भी कहें, मैं चाहती हूँ कि हमारी सुबहें जल्दी हों और मगरिब के बाद जो है जब हम लोग को लाइट्स की जरूरत है, समझिए कि कौम को आदत डालनी चाहिए सुबह के वक्त उठने की और सुबह बिल्कुल करना, बिल्कुल सही है। चलिए, ये बिल्कुल करना बिल्कुल सही है। मैं ज़रा कुछ सियासी मौज़ूआत पर आ जाता हूँ। अलीमा खान साहिबा का बयान मैं आपको पहले सुनवाता हूँ जी। अलीमा खान साहिबा कह रही हैं कि इमरान खान साहब वकीलों से नाराज़ हैं, ये क्यों नहीं आते हैं, क्यों नहीं निकलते हैं। इससे पहले वो कह चुकी हैं कि जो पार्टी के रहनुमा हैं वो आकर अडयाला के बाहर क्यों नहीं बैठते हैं, फिर उन्होंने कल कहा। फिर वो ये कह चुकी हैं कि जो ओहदेदारान हैं 70,000 वो क्यों नहीं आते हैं अडयाला। सेनेटर और अब्बास साहब, अलीमा खान साहबा पूछ रही हैं वकील किधर हैं। वो पूछती रहती हैं अक्सर कि पार्टी लीडरशिप किधर है, अडयाला क्यों नहीं आती। वो कहती रहती हैं 70,000 कारकुनान, वो जो ओहदेदारान हैं वो क्यों नहीं आते, क्यों नहीं आते? क्या जवाब है इस सवाल का? असद खान साहब, आपके सवाल 2 हैं, मैं दोनों को अलग-अलग जवाब। पहला ये कि क्या अलीमा खान साहिबा जब लोगों को अडयाला बुलाती हैं तो क्या वो जस्टिफाई? यस, इट जस्टिफाइज। वो बहनें जो अपने भाई से मुलाकात के लिए हर मंगल अपनी पिछले कोई 6.5 से 7 महीने, जिसमें खान साहब को कहने तनाई में रखा, हर मंगल को अडयाला सुबह 2 बजे पहुंचती है, रात को 10 बजे तक इंतजार में बैठी रहती हैं और उनके भाई से नहीं मिलने जाता। सो उनकी जो इस डिमांड को जस्टिफाई करने में कोई मंतकी अकल, कोई शऊर नहीं चाहिए। इट्स जस्टिफाइबल। और यकीन जानिए, बल्कि परसों रात को जब खान साहब को 1:30 बजे पिम्स अस्पताल ले जाया गया और वापस लाया गया और उनको नहीं इत्तला किया, ना फैमिली को बताया गया, ना वुकला को बताया गया, उससे हमारे कंसर्न्स और ज्यादा रेज हो गए। मतलब ये किस किस्म का कानून है जिसमें आपके मुताबिक अगर वो कैदी है और वो आपके मुताबिक अगर वो आपने सही कोई कानून उसमें चलाया है, उनको आप लेके गए तो आपको फैमिली को बताना चाहिए। दुनिया में बताया जाता है। मतलब अगर कोई फॉरेन एजेंट आपसे पकड़ा जाए जो कि दुश्मन का एजेंट हो, उसको भी इतनी मराहत होती है कि उसकी फैमिली को, वकीलों को इत्तला किया जाता है कि इसको ये तकलीफ है, हम इसको अस्पताल लेके जा रहे हैं, आप आके देख लीजिए, ताकि कोई कंसर्न हो और खुदा ना खास्ता कोई इशू हो तो उसको आप आके खुद एड्रेस कर दीजिए। सो उनका ये कहना ठीक है। जहां तक ये कि वर्कर आते क्यों नहीं है या लीडरशिप क्यों नहीं आती, लोग एक्चुअली आते जरूर हैं। आज से 2 हफ्ते पहले जब 10,000 लोग क्या कहा गया था तो उस वक्त मैं भी वहां मौजूद था। तो वहां जिस किस्म का क्रैकडाउन हुआ था उस दिन, वो भी काबिल तहसीन था। मतलब यकीन जाने वो लोग निहत्ते खड़े थे और बारिश हो रही थी, कुछ लेकिन लोग आए कितने थे वैसे? आप खुद भी थे वहां पे औनबाद साहब, लेकिन जब 10,000 लोग कहा गया था कि पहुंचे, कितने आए थे उसमें?
मैं अर्ज करता हूँ, नंबर्स देना थोड़ा सा आई थिंक विल बी अनफेयर। मैं कहूँ कि जी 2000 आए थे या 20,000 आए थे, सो नंबर काउंट नहीं हो सकते, कोई सरव काउंट नहीं कर सकता, बट इन थाउजेंड्स में जरूर थे। सर काउंट नहीं हो सकते, दादा तो हो सकता है ना, वो 700-800 से ज्यादा नहीं थे लोग जो एनी शाहिदीन बताते हैं। 5-7 हजार उस दिन, जिस दिन ये क्रैकडाउन हुआ था, बारिश वाले दिन, अगर आपको याद हो, उस दिन जी जिस बारिश हो रही थी क्रैकडाउन हुआ था, जी जी, उस दिन 100 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हुए थे। 51 आज तीसरा 51 लोग गिरफ्तार हुए। अभी तक उनकी एटीसी कोर्ट में पेश ही नहीं लग सकी। अब ये जो नोशन है, ये खौफ की अलामत। देखिए अल्टीमेटली कहीं ना कहीं वर्कर ही बेचारा सोचता है गिरफ्तार हो गए 3 हफ्ते बाद, सो उसकी अपनी एप्रीहेंशन है, बट समवेयर आई थिंक बोथ जस्टिफाई। मैं आपको ये बता दूं, जो उनका कहना अपनी जगह पे जायज है, आहिस्ता आहिस्ता लोग आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि सिंबॉलिकली इट मैटर्स, पार्टी के लिए मैटर करता है। हमारे पास और स्पेस मौजूद ही कौन सी है। मैं देखिए, मैं पंजाब में क्या कर सकता हूं? क्या मैं कोई प्रोटेस्ट करने की, कोई कन्वेंशन करने की, जलसा करने की मेरे पास इजाजत है? यहां तो आपके टॉक शो पे मैं कोई ऐसी ऐसी बात कर जाऊं, उसकी माफी नहीं मिल सकती। यहां तो हमारी जबान है, मतलब यहां तो चीफ जज, जो हाई कोर्ट के जजेस हैं, उनको लेटर लिखने के ऊपर जो सजा भुगतनी पड़ी है, जो कि अभी आपने डिस्कस करना है, ये बेचारे जजेस नहीं बोल पाते, वहां मेरी और आपकी क्या औकात होगी? नहीं, मगर ऑन अब्बास साहब, ये चले आवाम का एक प्रॉब्लम तो हो सकता है, वो डरते हैं मुकदमात से, गिरफ्तारियों से, बहुत लोग एग्जॉस्ट हो गए हैं गिरफ्तारियां दे दे के, लेकिन यही शिकवा अलीमा खान साहबा का बैरिस्टर सलमान राजा से भी है, यही शिकवा जो है उनका बैरिस्टर गौहर से भी है, तो पार्टी लीडरशिप से भी तो उनके यही शिकवे हैं कि क्यों नहीं आते सीनियर लॉयर्स, क्यों नहीं आते? आई थिंक उनका तरीके, जो उनका बात है वो अपनी जगह जस्टिफाई करती है, थोड़ा सा आना भी चाहिए, कहीं कमी कोताही हो जाती है, वो लीडरशिप, कोई इस्लामाबाद हाई कोर्ट चला जाता है, कोई सुप्रीम कोर्ट में पेशी वहां पे चला जाता है, कोई अडियाला आ जाता है। एक्चुअली इशूज ये है कि लोगों के अपने इतने केसेस होते हैं, अब तकरीबन को 50 से ज्यादा पार्लियामेंटेरियंस के ऊपर मफरूरी के केस भी हैं पड़े। एज ए पार्टी हमें थोड़ा गवर्नमेंट में प्रेशर डालना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली इमरान खान साहब है, सो इसको हम उस एंगल से देखते हैं कि क्यों नहीं आते, कहीं कोई जस्टिफाई कर रहा होगा, कहीं नहीं कर रहा होगा, आना चाहिए, बहनें भी ठीक कह रही हैं, बट आहिस्ता आहिस्ता मुझे लगता है लोग सिंबॉलिकली निकलना चाह रहे हैं। लोग एमएन या एमपी अडियाला के बाहर आता है, एक जगह वो देख भी रहा होता है कि बहनें बैठी, दूसरा वो हल्के वाले को डिमांड भी होती है, लोग हमसे सवाल पूछते हैं कि खान के लिए आप क्या कर रहे हैं, तो उस सवाल का जवाब जो है ना, अल्टीमेटली ये सारे लोग सोशल एक सोसाइटी में रहते हैं, वो पे प्रेशर भी होता है, बट इस कंसर्न को एड्रेस करने के लिए कुछ और मेहनत करनी पड़ेगी हमें भी। ठीक है, क्या मसाइल आमिर रियाज सराना साहब आपके ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फेस करना पड़े? ये जो गिरफ्तारियों की बात करें, ये जो अभी 2 हफ्ते पहले अलीमा खान साहबा ने 10,000 लोगों को कहा कि वो अडियाला पहुंचे, उसमें से 51 लोग गिरफ्तार हुए, उनको अटक जेल पहुंचा दिया गया है, उनकी बेलें नहीं हो पा रही, उनका पुलिस रिकॉर्ड पेश नहीं कर रही है, और वो लोग जो हैं वो वहाँ पर जेल में पड़े हैं क्योंकि वो डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए आए थे, एहतजाज करने के लिए आए थे, पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए आए थे, तो इस वजह से लोग बाहर नहीं निकलते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये प्रॉब्लम्स है, आपका एनालिसिस क्या है? पीटीआई किन मसाइल का शिकार है? लीडरशिप भी नहीं आ रही, वकला से इमरान खान नाराज हैं कि वो कहाँ गायब हो गए, क्या है आपके ख्याल में प्रॉब्लम? देखें, इमरान खान तो जाहिर है मुश्किल में है, और उनकी बहनें उनके साथ आती हैं, बात करती हैं, पूछती हैं कि क्या करना है, हमने नहीं करना है, तो वो सारी की सारी चीजें मिला के आप देखें तो इमरान खान साहब ने अपना ट्रस्ट किसी को भी नहीं दिया, ना बहनों को दिया, ना पॉलिटिकल लीडरशिप को दिया। बैरिस्टर गौर को उन्होंने पार्टी का चेयरपर्सन बनाया, चेयरमैन बनाया, और उनके पीछे उनके सीनियर लीडरशिप साथ नहीं खड़ी होती, और आपस में ग्रुपिंग है। जो बहनें कह रही हैं कि जी वकला बिल्कुल बटे हुए हैं, सारे के सारे आपस में एक दूसरे के दस्तों गिरेबा है बाहम, कोई किसी चीज को भी नहीं छोड़ता। बड़ी क्लैरिटी के साथ पार्टी के अंदर डिवीजन मौजूद है, पार्लिमानी पार्टी कहीं और खड़ी है, जो मजाहमत करने वाले कारकुन है वो कहीं और खड़े में है। मैं आपको बताऊं, 25 मई 2022 को इमरान खान शबाब भी कई घंटे खड़े रहे थे, और कुछ गाड़ियां ला के जिन लोगों को, चूंकि गवर्नमेंट थी, खड़ी कर दी गई, लोग नहीं थे। वो जब आपको याद है, वो जो इस्लामिक टच देते हुए कासिम सूरी साहब ने कहा था जी खुदा हाफिज कर ले, डी चौक से हमने नहीं जाना, आपको और आप और हमने सबने देखा था, तो ये मूवमेंट बनी नहीं कभी भी। ये गिरफ्तारियां तो जाहिर है, फिर जब आप स्टेट को चैलेंज करते हैं, वो हुआ है, वो तो एक प्रेशर है, जो वकला है और पार्टी ने अपने वर्कर्स का पीछा नहीं किया, ज्यादा से ज्यादा स्टार्ट में जबानतें करा दी, उसके बाद वो अपनी पेशी खुद भुगतते हैं, उन्हें अपना कारोबार बंद करके आना पता है। मुझे नहीं पता कितनी वेलफेयर कमेटियां मुल्तान से ओन अब्बास साहब ने बनाई हैं, कितनी लाहौर से, लाहौर के सदर
कितना अरसा खुद हमाद अजहर रहे और वो रुपोश हो गए हर काम पे। पूरे पंजाब में सलमान अकरम राजा सेक्रेटरी जनरल बने, आपको याद है 26 नवंबर के लिए वो 24 को जनाब वहां पे उन्होंने अपनी गाड़ी में बैठ के एक अच्छी वीडियो बनाई 2-3 मिनट की कि अब कंटेनर लगा दिए गए, हम कैसे जाएंगे। जब पार्टी की क्यादत ये बात करेगी तो वो वही बच्चे वाली बात होगी ना, अगर पुलिस मारेगी तो हम इनकलाब कैसे लाएंगे। सबसे पहले लीडरशिप को खुद सामने खड़ा होना होता है। वो बड़ी बदकिस्मती है पीटीआई की कि सारी लीडरशिप तकसीम है और वो नारा मारने के लिए, टिकट लेने के लिए, एमएनए एमपी सेनेटर बनने के लिए वो सारे हैं, लेकिन वर्कर के साथ खड़े होने के लिए नहीं। ये मेरे सामने इनकी नाकामी। लेकिन आमिर साहब, एक राय ये है कि बैरिस्टर गौहर, महमूद अचकजई, सलमान राजा, शायद सोहेल अफरीदी भी, इनका ख्याल है या ये इस तरह की पोस्टरिंग करते हैं कि कहीं पीछे कोई ना कोई बातचीत चल रही है और खामोशी इख्तियार करो, इसमें से बेहतर नतीजा निकलेगा। बुशरा बीबी के लिए एफर्ट्स हो रही हैं, उनको हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया जाए या बनी गाला शिफ्ट कर दिया जाए, तो एहतजाज इसलिए नहीं किया जा रहा, खामोशी इसलिए रखी गई है ताकि इन चीज़ों को मैच्योर किया जा सके। आपके ख्याल में कुछ ऐसी बातें चल रही हैं पीछे और ये जेस्चर देना लीडरशिप का, ये दुरुस्त है? देखिए, आप खुद खबरें बहुत देते हैं ना, मेरे पास तो एक ही खबर है कि कोई बातचीत नहीं है और ना वो कर रहे हैं जिन्होंने करनी है। इमरान खान साहब जिस फौज से बात करना चाहते हैं बिल्कुल कैटेगोरिकली पीटीवी पे बल्कि पूरी कौम के सामने हर चैनल पे आके ऐलान कर चुके कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, हम बात नहीं करेंगे। आप उसके ऊपर 10 दफा इतराज करें, वो बात नहीं कर रहे। तो फिर कौन किससे कर रहा है, किसको धोखा दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी क्यों नहीं बना सकी पीटीआई खुद, जो इनकी पार्लिमानी की आदत है? मैं आप बताएं, चले ओन अब्बास साहब से कहीं जाके पूछ लें, महमूद खान अचकजई साहब से और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब से। जिस दिन वो रखी गई थी ईरान, उसके ऊपर कमेटी एक मीटिंग पीएम हाउस में, तो राना सनाउल्लाह और तारिक फजल चौधरी दोनों बताने के लिए गए थे। मैं अब आपको असल बात बताता हूँ कि मसला क्या हुआ इनके लिए। उन्होंने कहा जी आप आए वहां पे, और तो महमूद खान अचकजई ने कहा नहीं, मैं पीटीआई की सोशल मीडिया ट्रोलिंग के सामने बिल्कुल नहीं जाऊंगा। इतनी गंदी गुफ्तगू करते हैं कि मैं तो ये नहीं बर्दाश्त कर सकता। ये जो पीटीआई खुद कैद हो गई है ना, जिसके कहने पे वो बकौल उनके कही हमारी तो कैंपेन ही उन्होंने चलाई थी, चला ली जी, बहुत अच्छा कर लिया। उसके बाद अब वो अपनी पार्टी को यरगमाल बना चुके हैं। लीडरशिप डरती है कोई भी बात फैसला करने से खुद। तो फिर जिनको इमरान खान ने इख्तियार दिया उनका तो मैंने आपको नाम लेके बता दिया कि वो क्या जवाब दे रहे हैं। जी ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं प्रोग्राम में, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद। और अब्बास साहब, तो जब 27वीं तरमीम पास हो गई और उसके तहत अगर ट्रांसफर्स हो रही हैं तो वो तो अब आईनी अमल है, जजेस से पूछे बगैर अगर हो रही हैं तो एक तो इस पर अपनी राय का इजहार कर दीजिएगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो दूसरे नंबर के जज थे वो 13वें नंबर के जज बन गए हैं, जो छठे नंबर के की जज थी वो जाके ख्याल है 24वें नंबर के या 14वें नंबर के जज बन गई हैं। और इसी तरह से जो बाबर सत्तार साहब थे वो यहाँ पर उनके सीनियरिटी नंबर 3 था और वहाँ जाके वो शायद छठे पर चले गए। तो एक तो ये आप इसको किस तरह से देख रहे हैं, और दूसरा वही सवाल मेरा आपसे जो मैं छोड़ गया था पहले कि अहमद खान नियाज़ी साहब ने टांग से लेकर पेशावर तक और फिर स्वाबी में आकर बंद करने का ऐलान किया है और वो कह रहे हैं कि रैली निकालें। इसमें ना हमें पार्टी लीडरशिप दिखाई दे रही है फैसले में, ना केपी की लीडरशिप दिखाई दे रही है, ना चीफ मिनिस्टर दिखाई दे रहे हैं। ये फैसला किसका है और किसके कहने पर केपी को बंद किया जा रहा है? ठीक है, खान साहब मुझे टाइम दीजिएगा क्लियर करने। पहले मैं नियाज़ी साहब वाली बात को देखें, मुझे अपनी पार्टी में बहुत सारी खामियां नजर आ सकती हैं, अपने आप में भी खामियां नजर आ सकती हैं। जैसे राणा साहब ने कहा, यस कहीं ना कहीं लूप होल्स मौजूद होंगे। एक चीज का हमें क्रेडिट जरूर दीजिएगा, इस पार्टी की रेजिलियंस, इस पार्टी की जो एक स्ट्रेंथ है वो ये है कि हम 4 साल पे एक निज़ाम के साथ लड़ रहे हैं। हमारा लीडर भी लड़ रहा है, हमारी लीडरशिप भी लड़ रही है, कहीं कोई गिरफ्तार है, कोई सजा में है, कोई जेल में है, कोई किसी के साथ कुछ हो गया, कहीं ना कहीं पार्टी पे स्टैंड कर रही है। और इस पार्टी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उसकी वर्कर्स हैं पड़े। अगर कोई वर्कर किसी जगह पे किसी भी हैसियत में कोई ऐलान करता है तो ये रेजिलियंस शो करता है कि पार्टी में अभी भी स्ट्रेंथ है। और मैं उसको हमेशा पॉजिटिवली देखता हूँ कि अगर कोई शख्स खैबर पख्तूनख्वा में कहता है कि जी मैं देखिए उसको नेगेटिवली देख के लिए 10,000 व्यूज निकाल सकता हूँ कि जनाब कौन होते हैं सड़क बंद करने वाले, कौन होते हैं कर रहे हैं, कि हकीकत ये कि ये इससे मोटिवेशन भी करता है। तो जाके रैली निकाल रहा है तो क्या मुझे ये नहीं करना चाहिए? सो अगर आप पॉजिटिवली एक चीज के ऊपर मोटिवेशन दे, समवेयर ये वर्कर जब कभी किसी जगह पे कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कोई ऐलान करते हैं, कोई रैली निकाल लेते हैं, ये मोटिवेट करता है उन तमाम के लिए कि यार कोई नहीं, वो भी कर रहा है, हमें भी कर रहा है, इसको देखना चाहिए। और इसके लिए वर्कर के लिए किसी को पूछने की जरूरत नहीं पड़ती, वर्कर खुद ताकत। इमरान खान ने इस पार्टी के हर शख्स को इतना ताकतवर कर दिया है, वो सब इमरान खान है, सो वो अपने तौर पर डिसीजन कर सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2, जो बात आपने कही अपना सवाल, इस पे मेरे दोनों ऑनरेबल पैनलिस्ट मुझसे एग्री करेंगे कि पाकिस्तान में जो 27वीं तरमीम थी या 26 तरमीम, उसके बाद इंसाफ का जनाजा निकल गया। पाकिस्तान
इंसाफ नहीं। देखिए असद खान, मैं पाकिस्तान का एक शहरी हूँ और किसी भी माशरे में रहने वाला शहरी इमरानी मुआहदा होता है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है कि मैं अगर बाहर निकलूंगा मेरी माल जान और जो इज्जत है वो इस रियासत में महफूज करनी है, और मुझे कुछ होगा तो कानून आएगा और उसके बाद मुझे उस पर इंसाफ मिलेगा। आप ये देखिए कि जिस माशरे में जो खुद के पास इंसाफ का, अगर वो खुद इंसाफ के लिए दर बदर ठोकरे खा रहे हो और उनके साथ वो किया जाए इस्लामाबाद हाईकोर्ट को जाए, तो पाकिस्तान में इंसाफ बचेगा। मैं असद साहब आपसे पूछता हूं, क्या आप पाकिस्तान में जीते हुए अपने बच्चों की, अपनी हिफाजत की आप सोच सकते हैं कि अल्लाह न करे आपके साथ या मेरे साथ हो जाए, तो हम इन अदालतों में इंसाफ के लिए जा सकते हैं जिसमें फैसला वो लोग इंसाफ पे नहीं करेंगे, किसी और मोटिवेशन के तहत कर सकते हैं। मेरा जाती इख्तलाफ हो सकता है, मेरी पॉलिसी से लोगों का इख्तलाफ हो सकता है, पीटीआई से लोग नफरत कर सकते हैं किसी वजह से, लेकिन जो कुछ इस वक्त हाई कोर्ट के जजेस के साथ हो रहा है, यानी कि किसी का लेना देना नहीं, उसको आपने पिशावर डाली। अब बाबर सत्तार का कसूर क्या था? ये बता दें आमिर साहब, आपने जो ट्वीट किया है कि आसिफ जरदारी साहब क्या करने वाले हैं, बस देखते जाएं, क्या करने वाले हैं? कौमी सलामती के हवाले से आपको आज रात अच्छी खबर मिलेगी और उसमें आसिफ जरदारी आपको नजर आएंगे बेहतरीन अंदाज से। इससे ज्यादा मैं बता नहीं सकता। यानी आपकी ट्वीट जो है वो दाखिली सियासत से मुतालिक नहीं है बल्कि कौमी सलामती से, वो पाकिस्तान की कौमी दिफाई सलामती के हवाले से है। तो वो पाकिस्तान के सदर है ना, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ विफाक की अलामत है। जिन लोगों ने कहानियां बनाई थी उन्हीं का तोड़ मैंने आपको बताया। यानी आप ये कह रहे हैं वो बड़ी खबर है इसमें? जी खबर आ रही है। अच्छा तो चले शैला साहबा, ये बता दीजिए कि अब ये जो इस वक्त हमारे सामने बहुत सारे चैलेंजेस हैं, जिसमें फ्यूल का चैलेंज है, जिसमें बिजली के महंगी बिजली का चैलेंज है, जिसमें और बहुत सारे मसाइल हैं, पीपल्स पार्टी क्या इन सारे मामलात में ऑन बोर्ड है? क्या वफाकी हुकूमत पीपल्स पार्टी से मशवरे कर रही है? और कल को आप ज़ाहिर है लोगों के पास जाएंगे, लोगों के शिकवे होंगे कि पेट्रोल महंगा हो गया, बिजली महंगी हो गई, आप इसे ऑन करेंगे या कहेंगे ये तो जी नून लीग ने किया था? अच्छा देखिए, एक बात अब बहुत खुलकर आप सारे एंकर्स ने की, जितने भी एंकर्स हैं, मैंने जिसको सुना कि जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो हर पार्टी जो अपोजिशन में होती है वो हुकूमती पार्टियों को इल्ज़ाम देती है। अब आप लोग ये सीख लें कि इंटरनेशनल मार्केट में जब भी कीमत बढ़ेगी पाकिस्तान में भी बढ़ेगी, और ये सब आप लोग ने हमें इस सफ़ा बहुत पढ़ाया हर चैनल के एंकर ने। तो अब मैं आपको इसका तो यही जवाब दूंगी, जो आपने पढ़ाया हम उसे याद कर रहे हैं, उसको दोहरा रहे हैं। दूसरे जो है पढ़ाया ये तो सियासतदानों ने कहा ना कि देखें जी ये चोर होता है अगर पेट्रोल की कीमत बढ़ जाए, या आपने कहा कि जी दो रात के अंधेरे में 2 रुपए बढ़ा दिए तो देखो तुम्हें शर्म नहीं आई, तुमने जुल्म किया। ये तो सियासतदानों के बयान थे। देखें, हाँ उनको पढ़ाया ना हमें। जब कोई पढ़ाता है तो इसका मतलब यही होता है ना कि सामने वाले को नहीं आता था ये बात, तो हम तो इसको याद कर लिया है। तो अब आवाम को भी हमने इसको इसी तरह पढ़ाना है कि आलमी मार्केट में जिस तरह से बढ़ रहा है उसके हिसाब से कीमतें ऊपर नीचे आएंगी। और आलमी मार्केट इस वक्त आम मार्केट नहीं है, जंग के दौरान की मार्केट है। किसी वक्त भी दोबारा नहीं, लेकिन शैला साहब आप हमारे पढ़ाने पे ना कहिए, आपका जो अपना मौक़िफ़ है वो दीजिए। मैंने क्या गलत कहा अगर आप लोग की तारीफ करती? नहीं, आप तो कह रहे हैं कि एंकर्स के पढ़ाने पर सियासतदान क्यों चलेंगे? सियासतदानों की माशाल्लाह अपनी सोच है, अपना ज़हन है, मैंने तो यही सुना है कि इल्म जहां से भी मिले उससे झुक के उठा लो, जितना भी झुकना पड़े। तो अब हमने उसको उठाया है और उसको कह रहे हैं कि इस वक्त आलमी मार्केट एबनॉर्मल मार्केट है। और एबनॉर्मल मार्केट जाहिर है जंग की सूरत हाल है, और इस बात को अगर अब रियलाइज सबने शुरू कर दिया है करना तो सबको करना चाहिए। और मैं जो इस वक्त देख रही हूँ सूरत हाल, वो देख रही हूँ कि पाकिस्तान जो है वो जो उसकी सालिसी की कोशिश थी वो एक तरफ, लेकिन वो अब चाह रहा है कि अपने नए आलमी मार्केट भी ढूंढे और नई आलमी मार्केट से जो है अपनी एक्सपोर्ट को बेहतर करें, इंपोर्ट के बिल्स कम करें। तो एक कोशिश हो रही है जिसमें आप ये कह सकते हैं कि जो सूरत हाल है उसमें तमाम लोगों ने जो किरदार अदा करना है ये सिर्फ किताबी नहीं हो रहा है, और कोशिश हो रही है कि जो काम सदर मुमलिकत कर सकते हैं वो सदर मुमलिकत करें, जो काम जो कर सकता है उससे कराया जाए। मिसाल के तौर पर जब भारत ने अटैक किया था तो चेयरमैन बिलावल ने एक आलमी सतह पर सफारतकारी की थी। इस दफ़ा जो है क्योंकि जस्ट आप सालिसी का किरदार अदा कर रहे थे तो हमें हुकूमती लोग नजर आए, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि आज कल के बाद
आप जो है वो कोई भी एक पार्टी इंडिपेंडेंटली पाकिस्तान को सक्सेस करा सकेगी मुख्तलिफ ठीक अदवार शोबे में। तो एक कोशिश हो रही है और यहाँ तक के पीटीआई के तो रहनुमा मुसलसल कह रहे हैं कि कौमी हुकूमत बनाओ, वो तो ये समझते हैं। अचकजई साहब 2 दफा उन्होंने मेरे सामने असेंबली में बयान दिया है। तो इस वक्त जो है कौमी हुकूमत बने या ना बने, लेकिन एक कौमी यकजहती की जरूरत है और उस कौमी यकजहती के पेश नजर बहुत सारी सियासत एक तरफ रखकर एक बेहतर तरीके की तरफ बढ़ा जा रहा है। ठीक ठीक है। लास्ट कमेंट और अब्बास साहब, ये सर बताइए कि एक एतराज़ आपकी लीडर ऑफ द अपोजिशन पे ये होता है कि आपने चलिए बहुत सारे मामलात पर आप खामोशी इख्तियार किए हुए हैं, आप नहीं चाहते कि अभी एहतजाज हो, नहीं चाहते कि मुज़ाकरात वाली बात हो, लेकिन जो कौमी इशूज़ हैं उस पर भी आपका कोई बयान नहीं आ रहा। मसलन महमूद अचकज़ई साहब अपोजिशन लीडर हैं, लेकिन पेट्रोल की कीमतों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते। बहुत सारे ऐसे इशूज़ आए हैं पिछले दिनों में जिस पर उन्होंने मुकम्मल खामोशी इख्तियार किए रखी है। आपके ख्याल में जो अपोजिशन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो अपना भरपूर किरदार अदा कर पा रही है पार्लियामेंट में और सेनेट में? देखिए, परफेक्ट जगह रह सकती है। आई टोटली एग्री कि नेशनल इश्यूज पे हमारी लीडरशिप ज्यादा वोकल होना चाहिए। पहले कल पेट्रोल के हवाले से अगर हर दूसरे दिन आपको अंदाजा हो, ये कहीं ना कहीं पार्टी की एक जो हमारी जो बयानिया जो नैरेटिव है वो आ जाता है, सोशल मीडिया पे भी आ जाता है, प्रिंट मीडिया पे भी जाता है। हमने ये जजेस के हवाले से भी हमारा नैरेटिव आज सुबह इशू हुआ है, खान साहब की सेहत के हवाले से भी बात होती है, लेकिन यस मोर वोकल होना चाहिए। एक चीज और भी थोड़ा देखना चाहिए कि अचकजई साहब और अल्लामा नासिर साहब को जिस पर्पस के लिए खान साहब ने लगाया, वो ऑब्वियसली उनकी जो स्ट्रेंथ्स वो और है लोकल इश्यूज पे या पेट्रोल प्राइसेस पे। ऑब्वियसली उन दोनों सीनियर्स का इसलिए भी गुफ्तगू शायद थोड़ी सी उस तरह ना हो क्योंकि एक फील्ड होता है, तो वो पार्टी के जो सलमान राजा साहब हैं या बैरिस्टर गौहर हैं या अली जफर साहब की स्ट्रेंथ हो सकती है, उनकी स्ट्रेंथ्स और है। लेकिन यस, आई टोटली एग्री कि पार्टी को थोड़ा सा और वोकल होना है, कहीं अगर क्योंकि उनकी बात ज्यादा वोकल होना चाहिए। बहुत शुक्रिया। और अब्बास साहब, शैला साहब, आमिर एहसान साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।